हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान की शाखाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विज्ञान की शाखाओं के बारे में। देखो, इससे जनरली बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, विज्ञान की शाखाओं से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एनाटमी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी क्या होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जनरली हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस की आप लोगों की डिमांड भी रहती है, क्योंकि हम हर चैप्टर में अलग अलग तो इसे डिस्कस करते ही हैं, लेकिन जब हम अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करते हैं ना, तो वो हमें याद नहीं हो पाती। इसीलिए आज की क्लास में हम सारी ये लॉजी वाली टर्म करेंगे। जितनी भी ये लॉजी वाली टर्म है ना, वो सारी हम पढ़ेंगे। कल्चर वाली जो टर्म है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक्वाकल्चर क्या है, एपीकल्चर क्या है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आज की क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सारे जो हैं एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ताकि साथ साथ में आप इसे लिखते भी रह सके। क्लास शुरू करने से पहले जान लीजिए लॉजी का मतलब क्या होता है। ये जो सेंटेंसेस के पीछे लॉजी लगता है ना, लॉजी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो लॉजी का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ की स्टडी। यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसकी स्टडी को, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लॉजी। ठीक है, लॉजी शब्द से उसे लिखते हैं। क्लियर है? अब क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, तो स्टूडेंट्स ये जो साइटो शब्द है ना, साइटो शब्द का मतलब होता है कोशिका। क्या मतलब होता है? कोशिका, यानी कि सेल। तो सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जब जब हम किसी कोशिका का अध्ययन करते हैं, कोई भी कोशिका हो हमारी बॉडी की, तो उसके अध्ययन को कहते हैं क्या? साइटोलॉजी। क्लियर है बात आप लोगों को? तो साइटोलॉजी क्या है? सेल की स्टडी। सेल की स्टडी, कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी है। नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं आकारिकी। अब हिंदी में पता है क्या होता है? ये जितनी भी टर्म्स है ना, उन्हें अगर हिंदी में पढ़ोगे ना, तो आपको वैसे ही मतलब समझ में आ जाएगा। लेकिन एग्जाम वाले इतनी ईजी तो पेपर देते नहीं है, तो वो क्या करते हैं? वो इंग्लिश ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर वो आपको मॉर्फोलॉजी क्वेश्चन में देते हैं ना इंग्लिश मीडियम में, तो हिंदी मीडियम में भी वो आपको मॉर्फोलॉजी ही लिख के देते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में ना आए सब कुछ। तो ध्यान रखिएगा, इसकी हिंदी टर्म में ना जाकर इंग्लिश ही याद रखिएगा सारे बच्चे। ठीक है, अब समझिए मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है। मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी जीव की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आकृति देखते हैं, यानी कि वो दिखने में कैसा है, ठीक है, और उसकी संरचना देखते हैं। यानी जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेप या स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे कि एक पौधा होता है, प्लांट होता है, या एक फ्लावर होता है। तो एक फ्लावर के अंदर हम क्या देखते हैं? फ्लावर के अंदर हम देखते हैं कि बीच में होता है फीमेल पार्ट, साइड में होते हैं मेल पार्ट। ठीक है, हम जानते हैं कि होते हैं पेटल्स। ठीक है, नीचे होता है सेपल। तो हम जब ये फ्लावर के एक एक भाग को अच्छे से देख रहे हैं, तो इसे ही बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्लियर है? तो मॉर्फोलॉजी क्या है? आकारिकी। जब हम किसी के आकार या उसके स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में पढ़े, अध्ययन करें, तो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो की लॉजी यानी आकार की अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है एनाटमी। अब देखो, मॉर्फोलॉजी क्या था? मॉर्फोलॉजी था, हमने ऊपर ऊपर से देख लिया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरी बॉडी के अंदर एक स्टमक है, पेट है। ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर दिल है, यानी हार्ट है। मेरी बॉडी के अंदर ब्रेन है, मस्तिष्क है। लेकिन एनाटमी क्या होता है स्टूडेंट्स? अब मैं एनाटमी में ब्रेन के अंदर देखूंगी, ब्रेन के अंदर क्या है, दिल के अंदर क्या है। दिल के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 कमरे होते हैं। स्टमक, पेट के अंदर क्या है? तो पेट के अंदर पेट की मसल्स होती हैं। तो जब हम किसी बॉडी पार्ट के अंदर की संरचना को देखेंगे, ठीक है, किसको देखेंगे? जब हम शरीर की आंतरिक संरचना को देखेंगे, यानी इनर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी,
तब हम बोलेंगे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनाटमी। जैसे कि ह्यूमन एनाटमी हम देखते हैं तो उसमें अंदर हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स की डिटेल में जाते हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं, आता है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट्स? तो हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। क्या मतलब होता है? टिश्यू, यानी कि ऊतक। तो ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। ऊतक क्या होता है? तो कोशिकाओं से, सेल से मिलकर बनता है ऊतक। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है स्टूडेंट्स? इकोलॉजी यानी परिस्थितिकी। तो इको मतलब होता है हमारा वातावरण। जब हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं जीवों एवं वातावरण के बीच का संबंध। यानी बात समझ रहे हो? मतलब ये है कि मैं नेचर के साथ क्या रिलेशन बना रही हूँ। मैं नेचर को अपनी कार्बन डाइऑक्साइड दे रही हूँ, ठीक है, नेचर मुझसे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और ऑक्सीजन मैं नेचर से ले रही हूँ। तो ये जो चीज़ है कि मैं क्या दे रही हूँ, क्या ले रही हूँ। नेचर के पेड़ पौधों से मैं फ्रूट्स ले रही हूँ, सब्जियाँ ले रही हूँ, ठीक है, जबकि मैं उन्हें पानी देती हूँ, ठीक है, मैं उन्हें खाद देती हूँ। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब है जीवों और वातावरण के बीच का संबंध। मैं हवा से सांस लेती हूँ, ठीक है, तो ये सारा क्या है? इकोलॉजी में आ जाता है। किस में आ जाता है? इकोलॉजी में आ जाता है। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट? इसे हिंदी में लिखते हैं कार्य की। ठीक है, जब हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम कैसे कार्य कर रहे हैं, यानी कि मेरा पाचन तंत्र है तो वो पाचन कैसे कर रहा है, श्वसन तंत्र है तो वो श्वसन कैसे कर रहा है, प्रजनन तंत्र है तो वो प्रजनन कैसे कर रहा है। यानी कि जब हम किसी भी बॉडी पार्ट की प्रक्रिया देखते हैं कि वो कैसे कार्य कर रहा है, तब पता लगता है, तब हम उस अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, कार्य की। ठीक है, अब हिंदी में देखो, अगेन यही बात आती है, हिंदी में पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा? फिजियोलॉजी को फिजियोलॉजी ही लिख कर देगा। क्लियर है? तो फिजियोलॉजी क्या है? बॉडी के इंटरनल सिस्टम को पढ़ना, यानी कि उसकी क्रियाओं को, उसके फंक्शंस को पढ़ना। ठीक है, तो मैंने अभी बताया सेल के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। जब हम किसी भी जीव की आकृति या संरचना को पढ़ते हैं तो मॉर्फोलॉजी। जब हम किसी बॉडी पार्ट की इंटरनल चीज़ों पे जाते हैं तो एनाटमी। ऊतक के अध्ययन को, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी। जीवों का वातावरण, नेचर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन, इकोलॉजी। जब हम किसी भी बॉडी सिस्टम का कार्य करना पढ़ते हैं, यानी कि फंक्शन पढ़ते हैं, प्रोसेस पढ़ते हैं किसी भी सिस्टम की, तो उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी। चलते हैं आगे हमारे सेवंथ, किस पे चलते हैं? हमारे 7वें क्वेश्चन के ऊपर, या फिर 7वीं चीज़ के ऊपर। क्या है? जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? अनुवांशिकी। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, जब हम ये बात पढ़ें कि हमें क्या चीज़ कहाँ से मिली है, या हम पढ़ें कि हमारे पेरेंट्स में, हमारे माता पिता में और हम में, यानी पेरेंट्स और चिल्ड्रन में क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या गुण उनके हमें मिले हैं। ठीक है, जब हम ये पढ़ते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या आया है, क्या नहीं आया है, जब हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, तब हम कहलाते हैं कि जेनेटिक्स होती है। वो ब्रांच क्या है? जेनेटिक्स है। वो जीव विज्ञान की, वो बायोलॉजी की शाखा कहलाती है जेनेटिक्स। जब हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जेने मतलब क्या हो गया? जेनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हम कैसे हैं, या हमारी आगे आने वाली जनरेशन कैसी होगी, उसे बोलते हैं जेनेटिक्स। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन, यानी कि उद्विकास। तो उद्विकास क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या चेंजेस आ रहे हैं, यानी क्या हमारी बॉडी से चला गया है। जैसे कि पूंछ है, हम मानते हैं कि हमारे पूर्वजों में पूंछ थी, टेल थी, लेकिन आज हम में नहीं है। बॉडी के हेयर्स हैं, हम जानते हैं कि आने वाले वर्षों में, आने वाली कई शताब्दियों में ये जो बाल है बॉडी के ऊपर, ये खत्म हो जाएंगे। तो जब हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि क्या चीज़ नई आई है, क्या चीज़ चली गई है, तब हम कहलाते हैं कि हम इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि यानी कि नई जनरेशन किस तरीके से इवोल्व हो रही है, नई जनरेशन किस तरीके से बन रही है। क्लियर? नेक्स्ट आता है पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म की।
पेलेंटो का मतलब होता है स्टूडेंट्स फॉसिल फ्यूल। फॉसिल, जब हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जब हम ये देखते हैं कि भाई ये जीवाश्म कितने सालों पहले बना होगा, ठीक है, या किस चीज़ का जीवाश्म है, ठीक है, इसकी एज क्या होगी, ये सारी चीज़ें जो होती है वो पेलेंटोलॉजी में आती है जब हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। देखो एक बार सारे पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मार्क करवा दूंगी, ठीक है। पेलेंटोलॉजी क्या है, फॉसिल्स की स्टडी होती है। नेक्स्ट आता है पैराफिटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी बोल लो या फिर परजीवी की, जब हम परजीवों के बारे में यानी प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि हमने मान लीजिए प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी प्रोटोजोआ के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तब वो होता है पैरासाइटोलॉजी, ठीक है, कि ये प्रोटोजोआ कैसा है, ये कितने दिनों तक जीता है, ये कैसे कार्य करता है, यानी सीधी सी चीज है पैरासाइट की, पैरासाइटोलॉजी यानी पैरासाइट की स्टडी, परजीवी की यानी परजीवों की स्टडी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं रोग विज्ञान। तो सीधा सा बात है, रोगों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। जब हम ये देखते हैं कि भाई रोग क्या है, रोग के सिम्टम्स क्या है, यानी कि क्या लक्षण दिखा रहा है कोई रोग, ठीक है, या उसका क्या इलाज हो सकता है, उसे बोलते हैं पैथोलॉजी। उसे क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी, ठीक है। यानी कि सीधी सी चीज बताऊं, पैथोलॉजी क्या है, किसी भी रोग के क्या लक्षण है या क्या कारण है, ठीक है, यानी कि सिम्टम्स, यानी कि क्या क्या बॉडी पे नजर आ रहा है जब उसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि खांसी हुई है, टीबी हुआ है, तो टीबी में हमें पता है कि खांसी आती है, कफ होता है, कफ में ब्लड आता है, तो वो क्या है, लक्षण है। और कारण क्या है, यानी रीजन क्या है उस रोग के, किस वजह से हुआ हो सकता है रोग। जब ऐसी बातों के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं रोग विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया जेनेटिक्स क्या है, जब हम जनरेशन्स की स्टडी करते हैं, इवोल्यूशन, जब हम देखते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या नई चीज़ आई है या क्या पुरानी चीज़ चली गई है। पैलेंटोलॉजी, जब हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट का अध्ययन यानी परजीवों का अध्ययन। पैथोलॉजी, जब हम रोग का लक्षण या कारण पढ़ते हैं तो वो कहलाता है पैथोलॉजी। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एपीकल्चर। तो एपीकल्चर क्या होता है, जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन को कहते हैं हनी बी, हनी बी का कल्चर जो होता है ताकि हमें शहद मिल सके, उसे बोलते हैं एपीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप विज्ञान यानी साइंस के तौर पे देखो, चाहे आप एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के तौर पे देखो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान। तो सीधी सी बात है, बैक्टीरियोलॉजी यानी बैक्टीरिया की स्टडी, यानी जीवाणु विज्ञान यानी जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, जब हम जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता है स्टूडेंट, सेरी आपको मिलता जुलता लग रहा है सिल्क वॉर्म से, ठीक है। तो रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं, रेशम कीट के पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। हम क्यों रेशम कीट का पालन करते हैं, ताकि हम जब उससे रेशम निकले तो वो यूज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोरी कल्चर। अब मोरी कल्चर से आपको याद आएगा कि मैंने आपको रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बताया था बॉम्बिक्स मोरी। मैंने आपको अच्छे से बताया था कि रेशम कीट यानी सिल्क वॉर्म का वैज्ञानिक नाम है बॉम्बिक्स मोरी। तो मोरी मोरी मिल गया, यानी कि ये रेशम कीट से जुड़ा है। अब जानिए मोरी कल्चर होता क्या है। जब हम स्टूडेंट्स शहतूत के पौधे पर, ये चीज ध्यान रखिएगा, शहतूत के पौधे पर रेशम कीट का पालन करते हैं, ठीक है। जब हम जनरली बोलते हैं कि रेशम कीट का पालन, तो वो हो गया सेरीकल्चर। लेकिन जब हम शहतूत के पौधे पर रेशम कीट का पालन करते हैं तो उसे बोलते हैं मोरी कल्चर। क्लियर है। नेक्स्ट आता है पिसी कल्चर। तो पिसी किसके लिए आया, ये आया मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछलियां। तो मछलियों को जब पाला जाता है अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है, उसे बेचकर पैसे कमाने के लिए, या उसकी लीवर ऑयल यूज करने के लिए, यकृत का तेल यूज करने के लिए, तो उसे बोलते हैं, मछली के पालन को बोलते हैं पिसी कल्चर। नेक्स्ट आता है एंटोमोलॉजी। क्या है, एंटोमोलॉजी हिंदी में क्या है, कीट विज्ञान। तो सीधी सी बात है, कीटों के अध्ययन को, कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या होता है, एंटोमोलॉजी।
लॉजी। तो मैंने क्या बताया आपको, एपीकल्चर हनी बी से जुड़ा है, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की स्टडी, सेरीकल्चर जब हम सिल्क वॉर्म को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं यानी पालन करते हैं, मोरिकल्चर जब शहतूत के पौधे पर सिल्क वॉर्म को पालन करते हैं, पिफिकल्चर मछलियों का पालन, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान यानी कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 18th वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान यानी वायरस के अध्ययन को, जब हम ये देखते हैं कि भाई जो विषाणु है वो कैसा है, कि कैसे बना है, कौन से इसके अंदर मतलब प्रोटीन्स हैं, क्या कैसा आरएनए है इसका, ठीक है, तब हम पढ़ते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स, तो माइको शब्द यहाँ पर कवक के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो कवक यानी फंगस के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी, फंगस के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है फाइकोलॉजी। तो फाइको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है एल्गी के लिए, तो शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं क्या, फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं क्या, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है डेंड्रोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। डेंड्रोलॉजी क्या होता है, जब हम पेड़ों की या झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, वृक्षों का, पेड़ों का, झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट आता है एंथोलॉजी। तो एंथो शब्द आता है पुष्पों के लिए, तो पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पुष्पों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोमोलॉजी। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, पोमो शब्द है फलों के लिए, तो फलों के अध्ययन को यानी फ्रूट्स के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया सबसे पहले वायरोलॉजी वायरस के अध्ययन को, माइकोलॉजी फंगस के अध्ययन को, फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को, एंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को। ठीक है, फिर आता है एंथोलॉजी तो पुष्प के अध्ययन को, और लास्ट आता है पोमोलॉजी फ्रूट्स के अध्ययन को। स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 24 पे। 24 है हमारे पास ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स, तो पक्षियों का अध्ययन, बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इश्तियोलॉजी। इश्तियोलॉजी क्या है स्टूडेंट्स, इश्तियोलॉजी होता है हमारी मछलियों का अध्ययन। अब आप सोचोगे मछलियों का तो हमने पहले भी कुछ पढ़ा था, तो वो था स्टूडेंट्स मछलियों का पालन, लेकिन ये क्या है, मछलियों की स्टडी या मछलियों की साइंस। ठीक है, पालना अलग बात है और मछलियों के बारे में पढ़ना, उसको समझना अलग बात है। तो इच्थियोलॉजी क्या है, मछलियों का अध्ययन। नेक्स्ट आता है फ्लोरिकल्चर। तो हमने एंथोलॉजी पढ़ा था पुष्पों का विज्ञान, लेकिन यहाँ पर आता है फ्लावर्स का कल्चर यानी फूलों को, पुष्पों को पालना। ठीक है, यानी कि हम जब क्या करते हैं, जो एक तरीके से इसको एक और तरीके से बोलते हैं, पुष्प यानी नॉर्मल सारे फ्लावर्स होंगे, बट फ्लोरिकल्चर क्या होता है, जो सजावटी फूल होते हैं ना, सजावटी फूलों को इकट्ठा करना, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लावर्स का कल्चर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये होता है जब हम उद्यान का अध्ययन करते हैं, उद्यान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, सब्जियों का कल्चर, सब्जियों का अध्ययन भी बोल सकते हैं हम इसे और कल्चर भी बोल सकते हैं, यानी वेजिटेबल से रिलेटेड कौन है, ओलेरी। मेनली याद रखिएगा फ्लावर, फ्रूट और सब्जी तीनों अलग अलग है। ठीक है, तीनों के अध्ययन भी अलग अलग है। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टी शब्द जो है वो बोन के लिए यानी अस्थि के लिए इस्तेमाल होता है। तो अस्थियों के, हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हड्डियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी होती है बर्ड्स की स्टडी। फिर आती है इश्थियोलॉजी, मछलियों का विज्ञान। फ्लोरिकल्चर, सजावटी फूलों का विज्ञान। हॉर्टिकल्चर, हमारा उद्यानों का विज्ञान। ओलेरिकल्चर यानी कि सब्जियों का विज्ञान। फिर आता है लास्ट ऑस्टियोलॉजी यानी कि हड्डी का विज्ञान। ठीक है, हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 30th क्या आता है, कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी होता है स्टूडेंट्स हृदय,
दिल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड चीज़ों की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। बहुत जनरली आपने सुना होगा, हार्ट चैप्टर में मैंने आपको करवाया है। हीमेटोलॉजी, हीम कहाँ पे होता है? हीमोग्लोबिन में होता है। तो हम जब ब्लड के स्ट्रक्चर को, ब्लड की फॉर्म को स्टडी करते हैं, यानी जब हम रक्त के बारे में पढ़ते हैं, रुधिर के बारे में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं हीमेटोलॉजी। क्लियर है? आई नो बहुत ज़्यादा नाम है ये, बट डरना नहीं है, बस दो बार पढ़ना है, ठीक है। आई होप 2 बार में आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्या है आपने पहले सुने हुए हैं, और अगर आप पहले से साइंस पढ़ रहे हो तो आधे से ज़्यादा शब्दों का मतलब तो आप जानते ही हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं न्यूरोलॉजी। तो न्यूरॉन और न्यूरो मिलता जुलता है, तो ये किसका अध्ययन हो गया? ये किसका अध्ययन हो गया? ये अध्ययन हो गया हमारे न्यूरॉन का अध्ययन, ठीक है। तो न्यूरोलॉजी क्या होता है? जब हम तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र, या मैं बोलूँ नर्वस सिस्टम के अध्ययन को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट आता है ओडोंटोलॉजी। तो ओडोंटो शब्द इस्तेमाल होता है दांतों के लिए स्टूडेंट्स। तो दांतों के अध्ययन को या दांतों के विज्ञान को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट आता है सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी थोड़ा आपके लिए नया है। ये क्या होता है? जब हम जानते हैं कि ब्लड में क्या होते हैं? एंटीबॉडी होते हैं, यानी प्रतिरक्षी होते हैं, जानते हैं ना। और हम जानते हैं ब्लड में एंटीजन भी होते हैं, यानी प्रतिजन भी होते हैं। तो जब हम प्रतिजन और प्रतिरक्षी का अध्ययन करते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं क्या? सीरोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट आता है डर्मेटोलॉजी। डर्मा कुछ याद है? डर्मा होती है हमारी त्वचा, और त्वचा की संरचना देखें, हम त्वचा का कार्य देखें, जब हम हमारी स्किन के बारे में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। उसे क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अच्छा मैंने क्या क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कार्डियोलॉजी क्या होता है? तो दिल के अध्ययन को, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी क्या था? सीरोलॉजी था एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं, और त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्लियर है बात आपको? चलिए, इससे पहले हमने एक याद है डेंड्रो पढ़ा था। तो डर्मेटो डेंड्रो को कंफ्यूज मत करिएगा। डेंड्रो होता है वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, जबकि डर्मेटो होता है त्वचा का अध्ययन, ठीक है। क्योंकि डर्मा शब्द जो है ना, डर्मा, ये हमारी स्किन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इम्यूनोलॉजी क्या है? तो इम्यूनोलॉजी होती है हमारे इम्यून सिस्टम की स्टडी, यानी कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? उसके अध्ययन को बोलते हैं इम्यूनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेडोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये क्या है? पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम सॉइल यानी अलग अलग टाइप की मृदा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्राउन सॉइल, रेड सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, ये जब हम मिट्टी के बारे में, मृदा के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे बोलते हैं पेडोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्मी कल्चर। तो वर्मी शब्द इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स अर्थवॉर्म के लिए, यानी केंचुआ के लिए। तो जब हम केंचुए का पालन करते हैं, तब कहलाता है वर्मी कल्चर, कल्चर ऑफ अर्थवॉर्म। क्या होता है? वर्मी कल्चर। अर्थवॉर्म क्या होता है? किसान का दोस्त कहलाता है। नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स क्या है? हॉर्टिकल्चर मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। हॉर्टिकल्चर होता है उद्यान का अध्ययन। अब आप सोचोगे उद्यान का क्या मतलब है, तो आप बोल सकते हैं बागवानी, ठीक है। ये जो बाग वगैरह होते हैं ना, बाग बनाते हैं लोग, उसके अध्ययन हो गए। फल, सब्जी, फ्रूट सब इसमें आ जाता है। यानी कि अगर आपको फल, फ्रूट, सब्जी का अलग से ऑप्शन में ना मिले, यानी कि पोमोलॉजी ना मिले ऑप्शन में, फ्लोरिकल्चर ना मिले, तो आप उसमें हॉर्टिकल्चर को टिक कर सकते हो, क्योंकि ये सब मिलकर बनता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विटीकल्चर। तो विटी शब्द है अंगूरों के लिए। तो अंगूर यानी ग्रेप्स के अध्ययन को बोलते हैं विटी
कल्चर। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया रोग प्रतिरोधक क्षमता के अध्ययन को इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। फिर मैंने बताया पेडोलॉजी क्या है, जब हम मृदा के बारे में पढ़ते हैं। अर्थवॉर्म यानी केचुए का पालन वर्मी कल्चर। सब्जियां, फल, बागवानी ये सब हॉर्टिकल्चर में आ गया। और अंगूरों का पालन या अंगूरों को इकट्ठा करना विटीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, लास्ट 4 बचे हैं हमारे पास, क्या है, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम वृक्षारोपण करते हैं ना, यानी पेड़ उगाने का कार्य करते हैं, तो उसे बोलते हैं सिल्वीकल्चर, वृक्षारोपण। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, 2 मिनट का वेट करो। वृक्षारोपण क्या है, सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट आता है पर्ल कल्चर, तो मोती का पालन। मोती मतलब जो शेल्स होती हैं जिनमें से मोती निकलते हैं, उन सब के पालने को क्या कहते हैं, पर्ल कल्चर कहते हैं। एक्वा कल्चर, एक्वा शब्द है पानी के लिए, तो जलीय जीवों का पालन, यानी कि पानी में रहने वाले पानी के जीवों का पालन। ठीक है, इसमें मछलियां भी आ जाएंगी और सारे के सारे पानी में रहने वाले जीव आ जाएंगे। लास्ट है हमारा पिसीकल्चर, ये भी मैं बता चुकी हूँ पहले ही, ये है मत्स्य पालन यानी मछलियों का पालन। ठीक है, तो सिल्वीकल्चर क्या है, वृक्षारोपण। पर्ल कल्चर क्या है, पर्ल्स यानी कि मोती को पालना। एक्वाकल्चर यानी पानी में रहने वाले जीवों का पालन। और पिसीकल्चर यानी कि मत्स्य पालन। क्लियर है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ फिर टिक कर लीजिएगा। फाइटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर्फोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो 4 इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की तरफ। तो आपको याद रखना है कि इवोल्यूशन, पैलेंटोलॉजी क्या होता है ये आपको पढ़ना है। इवोल्यूशन के जनक याद रखने हैं आपको। जनक की अलग से अगर आपको क्लास चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम एक बार एक क्लास में सारे जनक यानी कि सभी चीज़ों के फादर बता दो। ठीक है, तो उसकी एक क्लास आपको अलग से अवेलेबल करवा दूंगी बिफोर एग्जाम्स, यानी कि एग्जाम से पहले। ठीक है, तो इवोल्यूशन के जनक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन, जो हमारे डार्विन साहब हैं वो हैं इवोल्यूशन के जनक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जेनेटिक्स के जनक हैं हमारे मेंडल साहब। तो ये सारी बातें बाद में करेंगे। उसके बाद आता है, आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, तो एपीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट सेरीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, सेरीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है भाई, तो माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, ये दोनों ही, और बल्कि मैं बोलूँगी वायरोलॉजी भी, तीनों ही एग्जाम में रिसेंटली पूछे गए हैं। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट आएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और ओलेरीकल्चर भी, क्योंकि ये दोनों ही एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के लिए ज़रूरी है। साइंस के लिए नहीं कह रही मैं, पशुपालन के लिए कह रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें मिलेगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा हमें ये वाले वर्मी कल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मैं पहले ही बता चुकी हूँ। विटीकल्चर भी इंपॉर्टेंट है। ये जो लास्ट में कल्चर वाले लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीव विज्ञान की शाखाएं। आई होप आप लोगों को ये क्लास यूजफुल रहेगी, लगेगी। ठीक है, आप लोगों की डिमांड पे ही दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।